तो जो चीजें आपने पढ़ी है ना लिमिट में, उसी से कैरी फॉरवर्ड होगी। यानी जिसका लिमिट अच्छा है उसकी कंटिन्यूटी भी अच्छी होगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चीज है। लेकिन जिसका लिमिट नहीं अच्छा है, मतलब जो लिमिट, और वैसे तो सभी को पढ़ा रखा है और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, तो लिमिट का कंसेप्ट जिसका बिल्कुल क्लियर है, जिसका फंडा बिल्कुल क्लियर है, उसके लिए कंटिन्यूटी नाम की चैप्टर है ही नहीं, बिल्कुल आसान चीज है। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं वो कंटिन्यूटी से पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है, अननोन्स वैल्यू निकालने को ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो हम पहले इसकी बेसिक चर्चा कर लें। हम आपको एक कहानी समझा देते हैं, समझने की कोशिश करें कि जैसे मान ले कि आप किसी रोड पे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, अब बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात आ नहीं रही है, बिल्कुल सही चल रहा है। तो तुम बोलोगे ना कि रोड जो है या जो रास्ते बिल्कुल कंटिन्यूअस एकदम स्मूथ है, ये बात बोलोगे। अच्छा समझ थोड़ा सा कि जैसे तुम ऐसे चल रहे हो और तुमने पैर रखा और तुम्हें झटका लगा, क्या लगा? तो आगे गड्ढा रहा होगा, कुछ गड्ढा रहा होगा। तो क्या जब तुम आगे बढ़े होगे तो जहां पे तुम्हारा अभी वैल्यू जो था, यानी जो तुम जहां पे खड़े थे, उससे जो आगे वाला स्टेप में जो चीज थी वो क्या उसी के आसपास थी या थोड़ी दूर चली गई थी? थोड़ी दूर चली गई थी, गड्ढा हो गया था, जिसके चलते जो एक्सपेक्टेड गैप था वो बढ़ गया था, जिसके चलते तुम्हें क्या लगा? झटका लगा। तो तुम बोलोगे कि रोड टूट गया है। रोड यानी ये जो लाइन थी वो क्या हो गई? टूट गई, तो तुम्हें झटका लगा। तो कहता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन, अगर ग्राफ के टर्म में बात करें, जिसके ग्राफ में कोई ब्रेक ना हो, कोई ब्रेक मतलब कोई टूटा हुआ ना हो, कोई ब्रेक नहीं हो, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन। ये तो ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करने की बात हो, या ऐसे देसी भाषा में बोला जाता है कि किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन उठाए अगर ड्रॉ कर जाओ, कहीं पेन उठाने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर पेन उठाया तो गैप हुआ, तब वैसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। लेकिन इस डेफिनेशन का हम करेंगे ही क्या? तो हमारे लिए जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो क्या है, उसको समझेगा कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं या कोई फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, तो डालेगा टॉपिक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो मान ले कुछ ऐसी बात है कि हमारे पास एक फिगर बना देते हैं समझने के लिए, कि हमारे पास कुछ ऐसा एक ग्राफ है ऐसा, और हम इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हम चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ये जो वैल्यू है वो अभी आपके पास एफ ऑफ ए है, ये बात सभी लोग जानते हैं, आया ना। और थोड़ा सा अगर लिमिट पढ़ के आ रहे हो तो जस्ट इसके पहले एक हम पॉइंट लिए होंगे जिसको हमने ए माइनस एच बोला होगा, और जस्ट इसके बाद एक हमने पॉइंट लिया होगा जिसको हमने ए प्लस एच बोला होगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो क्या कहता है कि एनी फंक्शन, समझना थोड़ा सा, एनी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ, कंडीशन लिख रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x जो है वो बराबर हो जाए f ऑफ a। किसके बराबर हो जाए? क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी इसको और थोड़ा हम एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसी बात है कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x बराबर हो जाए किसके? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x के, और a बराबर हो जाए किसके? f ऑफ, यानी इसको और थोड़ा इक्वेट करें तो LHL बराबर हो जाए किसके? और a बराबर हो जाए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर होती है तब हम बोलेंगे देन given function is continuous at x is equal to a, continuous at x is equal to a। अब इस फिगर से थोड़ा समझ, ये दिख रहा है कि हाँ ये जस्ट इसके पहले और जस्ट इसके बाद ग्राफ एकदम कंटिन्यूअस है। कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं, सोच के बताएं। कंटिन्यूअस है, ठीक है। कैसा हो गया? ठीक है। डिसकंटिन्यूअस, सोचते जाना, बताते जाना। डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे। देखो मैं अगर आपसे कहूँ कि किसी भी गैस का
ठीक है, सोचते जाना, भी सब पूछेंगे फिर से वैसे। चल पहला शुरू कर, एक कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, दूसरा डिसकंटिन्यूअस, तीसरा ये वाला डिसकंटिन्यूअस, चौथा ठीक डिसकंटिन्यूअस, पांचवा डिसकंटिन्यूअस, ठीक, छठा डिसकंटिन्यूअस। अब सारी चीजें में एक बात बताते हैं, आप सोचते चलना और बताते चलना। एक कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है कि अगर इस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो जस्ट इसके पहले और जस्ट इसके बाद, जस्ट इसके पहले और जस्ट इसके, और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। अच्छा, ए वाला डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? अगर ये पॉइंट मान ले ए है तो ये डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि ए पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। ए पे फंक्शन देख, एलएचएल और आरएचएल तो बराबर दिख रहा है, एलएचएल और आरएचएल क्या दिख रहा है, लेकिन एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है। एफ ऑफ ए यानी ये एलएचएल आरएचएल बराबर है, एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है। ये जो बताते जा रहे हैं इसी से टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएंगे, पकड़ के रखना, ठीक है। अच्छा, ए वाला भी डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि इसमें एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं है। एलएचएल में जो वैल्यू मिल रही है वो इधर कहीं मिल रही है, और आरएचएल में जो वैल्यू मिल रही है वो ऊपर कहीं मिल रही है, यानी एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। समझ पा रहा है क्या? यहाँ एलएचएल आरएचएल के बराबर, इस वाले में एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है। ये रीजन सब लिखते जा रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे लेकिन अभी रीजन लिखते जा रहे हैं। इस वाले में क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी एफ ऑफ ए डिफाइन नहीं है। एलएचएल आरएचएल तो इसमें भी बराबर है, हाँ या ना? इसमें एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं है, दिख रहा है क्या? और इसमें देख एलएचएल आरएचएल बराबर है, एफ ऑफ ए डिफाइन भी है, एफ ऑफ ए, लेकिन इसमें देख क्या है कि एलएचएल बराबर है आरएचएल के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? क्योंकि एफ ऑफ ए 0 है। एफ ऑफ ए क्या है? ये सारे कंडीशन जो लिख रखे हैं ना, ये सब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ते हैं। इसी में हम दो टाइप पढ़ते हैं डिसकंटिन्यूटी के, एक रिमूवल, एक नॉन रिमूवल। रिमूवेबल में भी दो आते हैं, एक मिसिंग पॉइंट, एक आइसोलेटेड। नॉन रिमूवल में 3 आते हैं, एक फाइनाइट, एक इनफाइनाइट, एक ऑसिलेटिव। 5 तरीके के आपके डिसकंटिन्यूटी आते हैं। लेकिन कंटिन्यूअस क्या है वो यहां से समझ कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस उसी समय कहला सकता है जब उसकी एलएचएल की वैल्यू और आरएचएल की वैल्यू बराबर हो, और वो जो वैल्यू आए एफ ऑफ ए यानी फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे क्या है? सेम आए। अब रही बात सर ये कंटिन्यूटी का चैप्टर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। देखना, एफ ऑफ ए तो तुम 9th क्लास से निकालते आ रहे हो। अरे किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू या किसी फंक्शन की वैल्यू निकालने तो हमें 9th से आता है। तो प्रॉब्लम किसकी है? लिमिट की। हम जो नया चीज सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं? एलएचएल और आरएचएल निकालना, क्योंकि ए वाला निकालना तो हम बचपन से जानते हैं। तो मेन मुद्दा फिर से इसी पे है, एलएचएल और आरएचएल पे। ए जिसका निकल गया फंक्शन की वैल्यू बराबर, अगर बराबर है तो कंटीन्यूअस, नहीं बराबर है तो कंटीन्यूअस। कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे कंटिन्यूटी चेक होगा, ठीक है? नोट कर फटाफट। अब इस चीज को थोड़ा क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसमें, उसकी चर्चा हम करेंगे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं समझने के लिए कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कि आपके पास मान लीजिए आपके पास है 2x + 3। क्या है बच्चे? 2x + 3। और एक और कुछ अपना मान लो, एक दे रहा है 0, एक x² + 3। एक 0 ले लो और एक x² प्लस का ले लो बच्चे 3। ये 3 वैल्यू के लिए होगा, एक छोटे के लिए, एक बड़े के लिए और एक 0 के लिए, ठीक है? तो ये कह रहा है ax < 0 के लिए ले लो, ax = 0 के लिए ले लो, और x < 0 के लिए। और कैसा कह रहा है? डिस्कस कंटिन्यूटी। आप इसकी क्या डिस्कस करो? कंटिन्यूटी। बस कंसेप्ट के लिए बता रहे, इतना आसान क्वेश्चन आता नहीं, ठीक है? बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहे कि डिस्कस कंटिन्यूटी। यानी अगर कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करना है तो 3 चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। किस पे निकालनी पड़ेगी आप मुझे बताओगे क्या? 0 पे निकालनी पड़ेगी। ये बात लिमिट में भी बताई थी कि अगर पॉइंट नहीं दिया रहा है तो फंक्शन जहां नेचर चेंज करता है वही हमारा कुछ हो सकता है। अदरवाइज 0 से पहले तो ये हमेशा 2x + 3 है, और 2x + 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा है? अभी लिखवा देंगे। और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटीन्यूअस। और अगर लिमिट पढ़ के आए हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन का हर पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ये बात हम जानते हैं। आप चाहे 1 पे
आप -1 पे चेक कर लो, -2 पे, कहीं भी चेक कर लो, होता है। तो ये गड़बड़ कहां होगा? 0 पे। कहां पे? क्योंकि 0 पे अपना नेचर चेंज कर रहा है, 0 से पहले कुछ और रह रहा है और 0 के बाद कुछ और है, 0 पे कुछ और है। तो हमें चेक किस पे करना है? तो 0 पे सबसे पहले हम LHS चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बच्चे? तो लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे? 0 माइनस f ऑफ x। और अगर h के टर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे बच्चे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और यहां क्या लिखोगे? 0 माइनस h। बोला है। तो इसको कैसे लिखोगे? यहां लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, कौन सा लिखोगे? पहला, दूसरा, तीसरा? ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां लिखोगे 2, और यहाँ x के जगह लिखोगे 0 माइनस h और प्लस का 3, जो तुम्हें सॉल्व होकर दिखता हुआ दिख रहा है 3। हाँ या ना बोल? कोई दिक्कत है? अच्छा, उसी तरीके से क्या निकालोगे बच्चे? RHS। क्या निकालोगे? डायरेक्ट लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। आया? तो ये भी लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे 0 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस का 3, ये भी सॉल्व होकर कितना आया? और f ऑफ 0 जो है वो कितना दिया हुआ बच्चे? f ऑफ 0 कितना दिया है? यानी तुम यहां से देख पा रहे हो कि LHS तो बराबर है RHS के, लेकिन a बराबर नहीं है किसके? f ऑफ a यानी f ऑफ 0 के। इसीलिए कैसा होगा बच्चे? डिसकंटीन्यूअस होगा। कैसा होगा? क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? कुछ इस तरीके से काम हो सकता है। अच्छा, थोड़ा सा और अलग ले लिया, अगर ग्राफ से भी इस चीज को आप देख सकते हो। किससे देख सकते हो? देख, यहाँ पे अगर ग्राफ से अगर एक क्वेश्चन अलग ले लेते हैं और उसको ग्राफ से समझाने की कोशिश करते हैं। मान ले क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस कितना ले लिया बच्चे? 3। अगला ले लिया आप x प्लस 1 और x प्लस 2, कुछ भी ले लिया ऐसा, x प्लस 1 और x प्लस 2। किस पे चेक करना चाहता है? फिर से इसको मान ले, इसकी जो वैल्यू हम ले रहे हैं -3 से लेके x जो है वो 2 के बीच में ले लेते हैं। किसके बीच में? -3 से लेके -2 ले लेते हैं, -2 से लेके x जो है वो 0 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 0। और 0 से लेके हम 1 तक ले लेते हैं। 0 से लेके किस में ले लेते हैं बच्चे? 1 तक। अच्छा, इसमें इक्वल टू एक ही जगह लगा सकते हैं, तो इक्वल टू एक जगह लगा सकते हैं, तो इसमें लगा देते हैं। a यहां हो गया, इसमें 0 पे रहने देते हैं, ठीक है। ऐसा है। चलिए, चीज हमने लिख लिया। अब एक बात बता, अब थोड़ा सा ये बात हमें बता कि इसकी अगर कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है तो कितनी जगह चेक करनी पड़ेगी? 3 जगह। कौन कौन सा पॉइंट? 4 क्यों? अभी तो वैसे नहीं बता, एक चीज और बता देंगे अभी फिलहाल, ठीक है। हाँ, अभी बता कि -2 से -3 से लेके -2, तो हम तो LHS जब चेक करेंगे तो -2 के आसपास चेक करेंगे। -3 से पहले तो फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, तो हम -3 पे तो अभी भी वैसे नहीं जा रहे, वैसे है कंटिन्यूटी इन इंटरवल की अभी चर्चा होगी। अभी बताएंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन है तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, अभी उस पे नहीं जा रहे। तो एक पॉइंट हमारे पास -2 है और एक पॉइंट हमारे पास 0 है। हाँ या ना? दो ही पॉइंट है, दो ही। -3 पे LHS डिफाइन है क्या? -3 पे -3 -h लिखोगे ना, यानी -3 से छोटा कोई वैल्यू फंक्शन है -3 से छोटे के लिए? नहीं है ना। तो अभी इसको पढ़ाई नहीं है, समझ गए, इसीलिए हम बोल रहे हैं माइनस इंटरवल में कैसे चेक होता है वो भी आपको बता रहे हैं। फिलहाल हम आपको इतना बता रहे हैं कि हम इसको, ये फंक्शन जो है -3 से लेकर 1 में डिफाइन है। किसमें? -3 से 1। तो हमें कंटिन्यूटी भी इसी के बीच में चेक करनी है। तो हमारे पास जो चेंज हो रहा है फंक्शन वो -2 पे चेंज हो रहा है और 0 पे चेंज हो रहा है। तो किस पे चेक करनी है? -2 पे और। तो चल, पहले अगर हम मान ले x = 2 पे, एट x = कितना बच्चे? -2। हम डायरेक्ट लिखेंगे LHS की जो वैल्यू आ रही है किस पे? -2 माइनस, तो इसमें रखेंगे। तो जब यहां रखेंगे तो ये कितना आएगा? -4 + 3 -1 आएगा। सोच लिया? नहीं आ रहा है, लिमिट अभी भी नहीं पड़े। अरे यहां रखता तो वही है ना, -2 और -2 4 हो गया, +3 -1 आ गया। RHS निकालेगा। क्या निकालेगा? -2 प्लस, तो ये वाला -2 प्लस, तो ये वाला निकालेगा ना, तो ये -2 और +1 कितना आएगा? फिर से -1, यानी ठीक है। अच्छा, इसमें अब f ऑफ -2 भी निकालेगा। क्या निकालेगा? f ऑफ -2 के लिए कौन सा? इसमें इक्वल लगाए तो यही वाला इस्तेमाल होगा, तो ये भी -1 आ रहा है। बोले -2 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब 0 पे चेक करेगा। किस पे चेक करेगा? 0 पे जब चेक करेगा तो 0 -h के लिए LHS जो है तुम्हें 1 दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? अच्छा, RHS जो तुम्हें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है बच्चे? 0 प्लस समथिंग 2 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा, f ऑफ 0 कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, यानी ये डिसकंटिन्यूअस क्या है? अब थोड़ा इसको ग्राफ से कोशिश करते हैं देखने का कि ये कैसा जा रहा है।
ठीक है, सभी लोग को ग्राफ बनाने आता है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाते हैं कि हमारे पास ये मान लिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये आपका मान लो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है। ये आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, -1, -2, -3, -4, सबसे पहले हम उठा रहे हैं -3 से लेके -2 के बीच में, -3 से लेके, तो -3 कितना है, यहां है -3 और यहां -2 है ना। तो इसके लिए जब हम -3 से लेके -2 के लिए ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, एक लीनियर बनेगा, लीनियर बनेगा। कैसे ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो, अगर -3 से लेके 2 तक आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो? अच्छा चल तू छोड़ दे किसी इंटरवल के लिए, पहले इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर सकता है, कर सकता है ना, ठीक है। तो वहीं पे आ जा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेगा तो तुम्हें 2x + 3 दिख रहा है, y = हाँ या ना बोल, तो तुम यहां बक्सा बनाओगे, ठीक है। x और y रखोगे, x 0 रखोगे, x तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है, अच्छा y 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी दिख रही है, कितना -3/, तो कितना -1.5, कितना -1. 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट क्या दिख रहा है तुम्हें, x 0,3, तो पहले y वाला ले लेना, -1.5, 0, -1.5, यानी यहां कहीं, यहां कहीं, ठीक है। और दूसरा वाला पॉइंट क्या है, 0,3, 0, तो 0,3 हमारे पास कितना आएगा बच्चे, 1 2 3 यहां आएगा। तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे बोल आ रहा है। लेकिन ये लाइन कहां से कहां तक डिफाइन है, -3 से -2, -3 से, यानी ये यहां पे पकड़ ले और ये यहां पे पकड़ ले, ये ग्राफ इतना ही दूर बनेगा। आया नहीं आया, क्योंकि -2 से तो फिर ग्राफ चेंज होने वाला है, क्या ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद तुम चल ले -2 से 0 के बीच में, लेकिन पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर, x + 1, यानी तुम्हें दिख रहा है y = कितना बच्चे, x + 1, बोल आया, डायरेक्ट लिख दे। अब अगर तुमने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू -1 आ रही है, x की वैल्यू यानी यहां आया ना, और अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, यानी यहां कहीं आया ना। तो ये तुम ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ जाएगा, जाएगा ऐसा, तो इधर भी ऐसा ही जा रहा होगा, हाँ या ना। अब -2 से लेके कहां जाना है तुम्हें, 0 के बीच में, -2 से लेके किसके बीच में, तो -2 यहां है और 0 तुम्हारा यहां है, तो ये ग्राफ तुम्हें ऐसा दिखेगा। सोच लिया, ये जो ग्राफ तुमने बनाया, लिखते चल, ये तुमने बनाया किसका, 2x + 3 का, किसका, और ये जो तुमने ग्राफ बनाया वो x + 1 का बनाया, किसका बनाया, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा टिल्ट दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा, दिख रहा है थोड़ा सा टिल्ट दिखेगा, अच्छा। उसके बाद तुम चलोगे किसके बाद, 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से लेके, तो यहां देख 0 से लेकर y = कितना है बच्चे, x + 2, y = तो सबसे पहले तुम y 0 पुट कर, तो x की वैल्यू -2 आ रही है, x की वैल्यू, y = 0 रखा तो x की वैल्यू -2 आ रही है, और x = 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ रही है, हाँ या ना। अच्छा अब बता कि x की वैल्यू -2 यहां है, ठीक है, और दूसरा ये -2 है, यानी ये वाला पॉइंट, अच्छा इसके पहले -2 है, ओके ठीक, यहां ठीक है, और उसके बाद x = 0 पे y कितना आ रहा है बच्चे, 2, यानी यहां, हाँ या ना, यानी ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है, हाँ या ना। अच्छा ये ऐसी जा रही है, लेकिन ये किसके बीच में चाहिए, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम आगे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, लेकिन हमें कहां तक जाना है, 1 तक, यानी ये ग्राफ यहां से लेके यहां तक रहने वाला है। सोच रहे, बाकी सारा मिटा है, बोल दिखा ऐसा ग्राफ। पहले यहां से कहां चले गए होंगे हम, इसको थोड़ा और अच्छे से बना दे, -2 है तो एक यहां से लेके यहां तक आया है, फिर यहां से ऐसे मुड़ गया, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ऐसे यहां चला गया, और फिर यहां पे गैप हो गया। क्या हो गया, कैसे गैप हुआ, समझ कि 0 पे, किस पे, 0 पे ये वैल्यू कितनी है, 2 है, 0 पे क्या है, तो याद रख कि ये वाला ओपन रहा होगा और ये वाला देख पा रहा है, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, x = 0, किस पे डिसकंटिन्यूअस है, अरे ये x = 0 पे ही तो डिसकंटिन्यूअस है, क्या x = 0 पे डिसकंटिन्यूअस नहीं दिख रहा है क्या y x = -2 पे डिसकंटिन्यूअस है क्या, नहीं, देखना
कहां डिसकंटिन्यूअस, यहां से चला ऐसे ज्वाइंट होके यहां पहुंच गया। अरे समझ पा रहे हैं ग्राफ, नहीं समझेगा हम छोड़ देंगे ग्राफ। ग्राफ बड़ा अच्छा चीज है, तो इसीलिए ग्राफ बता रहे हैं, एक ही बता रहे हैं, ज्यादा बताएंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि सब ग्राफ को हमने प्लॉट कर लिया। ब्रेक कहां हुआ, जीरो पे। कहां पे ब्रेक हुआ, बाकी हर जगह ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये -3 से लेकर 1 के बीच में एक ही जगह कंटिन्यूअस है, कहां पे, जीरो पे। बाकी जगह ये क्या है, कंटिन्यूअस। समझ रहा है, कोई दिक्कत है? तो यहां पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी आई, 1। तो ग्राफ से भी आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज आप एलएचएल आरएचएल तो चेक कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर मान ले एक और क्वेश्चन ले लें हम, cos x, यहां थोड़ा सही निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू, मान ले लिमिट x टेंड्स टू, पहले फंक्शन ही लिख ले, f ऑफ x जो है वो है बच्चे cos x डिवाइडेड बाई पाई बाई 2 माइनस x। कितना दे दिया बच्चे, cos x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस x। कब, जब x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है तब। अच्छा, और दूसरा इसमें दे दिया 1 फॉर x इक्वल टू पाई बाई 2, 1 फॉर x इक्वल टू कितना बच्चे, पाई बाई, यानी f ऑफ पाई बाई 2 तो हमें दिया हुआ है, f पाई बाई 2 हमें, तो हमें क्या निकालना है, LHL और RHL। अच्छा, अगर हम सीधा सीधा पहले इसी को चेक कर ले थोड़ा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू, इसमें दोनों आ गया ना बात, पाई बाई 2 माइनस और पाई बाई 2 प्लस। तो इसके लिए फंक्शन क्या रखेगा बच्चे, cos x डिवाइड बाई पाई बाई 2 माइनस x। हाँ या ना? तो देख तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, आ रहा है, यानी सॉल्व करने इसको आता है, आता है तो एल हॉस्पिटल लगा ले, अरे लगा ले आप तो, अब आ गया दिन अब लगाने का। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू कितना बच्चे, पाई बाई 2, यहां लिखोगे cos x का डिफरेंशिएशन कितना, माइनस sin x, और नीचे कितना आ जाएगा, -1। बोल आया? अब पाई बाई 2 पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 1, तो ये -1 और ये -1 कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, क्या f ऑफ पाई बाई 2 भी 1 है, 1 है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस। कैसा होगा, तो लिख दे यहाँ पे, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को बदल के इसको दो, अगर मान लो अननोन दे देता है, यहाँ पे कोई k दे देता, अल्फा दे देता, बीटा दे देता, तब फिर इसमें हमें LHL RHL निकाल के रिलेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता। दो वैल्यू अगर मान ले अननोन दे देता है, यहाँ पे a माइनस बी ही दे देता, तो अगर एक कंटिन्यूअस होता तो LHL RHL इक्वल होता। तो एक LHL से निकाल के 1 से इक्वेट करते, एक इक्वेशन बनाते, RHL को निकाल के फिर से 1 से इक्वेट करके दूसरा, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके a और b की वैल्यू लेके आते। ये क्वेश्चन ज्यादातर जेई में पूछेगा, थोड़ा और डिफिकल्ट है, हम आपको अभी क्लू दे रहे हैं कि इस तरीके का पूछेगा। समझ में आ रही बात, कोई कंफ्यूजन है, नोट कर इतना फटाफट। क्या उधर काढ़ा, अच्छा उधर चल रहा है, केमिस्ट्री वाले कुछ भी कर सकते हैं। चल अगला लिखें, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स, कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स। कंटिन्यूटी एट एंड पॉइंट्स का क्या मतलब है, समझ कि थोड़ा हम विगर से आपको समझा दें कि मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ फंक्शन है, ऐसा जहां पे ए वाला पॉइंट अगर मान लीजिए बी है और ए वाला पॉइंट क्या है बच्चे, ए है। तो आपके पास मान लीजिए जो फंक्शन है लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल a कॉमा b, क्लोज इंटरवल a कॉमा। तो ये कंटिन्यूटी अगर इसको चेक करना हो तो कैसे, देन इट इज कंटिन्यूअस, देन इट इज कंटिन्यूअस if it is continuous at all points, at all points, मान लीजिए कुछ सी लिया आपने, क्या लिया, belongs to a comma b open interval, यानी a comma b के बीच में जितने पॉइंट्स है वो सब पे वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड जो जरूरी बात है इसमें ये समझ, at x इक्वल टू, at x इक्वल टू, इस पे हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x बराबर होना चाहिए कितने के, f ऑफ a के। एट x इक्वल टू b पे हम चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू b माइनस
और a बराबर f ऑफ x और ये बराबर होना चाहिए कितने के बच्चे f ऑफ b के। सर ये क्या लिखा आपने, अब ये समझिए कि जब हम a पे चेक करेंगे तो a से पहले क्या फंक्शन डिफाइन है क्या, नहीं, तो इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे कि f ऑफ a की वैल्यू इसके RHL वैल्यू के बराबर, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड यहां पहुंचेंगे तो ये राइट साइड में डिफाइन ही है, तो हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू जस्ट इसके पहले वाली लेफ्ट हैंड जो पॉइंट है उससे अगर बराबर हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यहां एग्जिस्ट कर रही है, और बाकी सारे पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। तो अगर ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तब हम बोलते हैं कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है। एक और चीज जब बुक्स आप पढ़ोगे, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको डायरेक्शनल कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे बोल दे कि कोई अगर पॉइंट जो है x टेंड्स टू, अगर मान लीजिए a है, x टेंड्स टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो उसको हम लेफ्ट कंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि अप्रोच किधर से हो रहा है, लेफ्ट की तरफ। अगर वो किधर से अप्रोच हो रहा है, राइट की तरफ से, x टेंड्स टू b फ्रॉम राइट साइड बोल दे ऐसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंडेड कंटिन्यूटी या राइट साइड कंटिन्यूटी। इसको डायरेक्शनल कंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्योंकि हमें पता है कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो यहां पे है, जिसको यहां इस तरीके से समझ आ रहा है। क्लियर है, तो किसी इंटरवल में अगर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब समझते हैं इसमें हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बच्चे, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हम अलग अलग नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए सारी चीजें एक साथ पढ़ा दे रहे हैं कि हाँ बहुत सारे केसेस होते हैं डिसकंटिन्यूटी के, तब आपको बराबर चलते। चलो अभी बता ही देते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी से पहले हम आपको बता देते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा, डेफिनेशन, एनी फंक्शन व्हिच इज नॉट कंटिन्यूअस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, ऐसा है, ठीक है। लेकिन कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब हो सकता है, पहली बात तो ग्राफिकल में वो ब्रेक होना चाहिए, लेकिन यहां कैसे हो सकता है, यहां कैसे हो सकता है। तो पहला फंक्शन, एनी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इफ, पहली बात कि LHL ही बराबर नहीं हो किसके, पहली बात। दूसरी बात कि LHL बराबर हो किसके, RHL के, लेकिन A बराबर नहीं हो किसके, f ऑफ a के, किसी पॉइंट पे अगर आप निकाल रहे हो। तीसरी बात हो सकती है कि LHL और RHL कोई एक डिफाइन नहीं हो, LHL RHL नॉट डिफाइंड, नॉट कोई एक डिफाइन ना हो, चाहे LHL हो चाहे RHL हो। चौथी बात, देख बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जो हमने लिखवाया तभी ग्राफ में आपको, LHL RHL बराबर है बट f of a इज नॉट डिफाइंड, f of a इज डिफाइन ही नहीं है, इक्वालिटी की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक। LHL RHL कोई आपके पास नॉट डिफाइंड हो जाए यानी इंफिनिटी हो जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। इतने सारे केसेस बन सकते हैं फिलहाल तो इसी का कुछ टाइप्स है, इसी का कुछ टाइप्स है। दो तरीके के डिसकंटिन्यूटी पाए जाते हैं, हम सबको एग्जांपल से आपको बताएं। पहला जिसको हम बोलते हैं टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्या बच्चे, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा आता है बच्चे नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसको बुक में टाइप 1 टाइप 2 भी बोलता है, ठीक है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि जो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है उसमें उसको हम हटा सकते हैं और नॉन रिमूवेबल में उसको हम नहीं हटा सकते। तो रिमूवेबल में जो आता है ना, वो आता है पहला मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या आता है बच्चे, मिसिंग पॉइंट, हम सबको एग्जांपल से बताएंगे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा आता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल में आता है फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फिर आता है इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक। और फिर आता है ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। इतनी सारी चीजें आती हैं, मिसिंग पॉइंट, फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और आपके पास आइसोलेटेड टाइप। तो ये जो मिसिंग टाइप है ना, इसी को अलग नाम भी दिया जाता है, जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। कैसे होता है वो अभी आपको बताएंगे, सॉरी इसको LHL नॉट इक्वल टू RHL वाले को बोला जाएगा, ठीक है, वो अभी बताएंगे आपको। लेकिन इतनी सारी चीजें हमारे पास डिसकंटिन्यूटी में है कि कोई फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब ये सारे टाइप से कभी कभी पूछ लेता है कि किस तरीके का डिसकंटिन्यूटी है,
उतना ज्यादा हैवी नहीं बनता, लेकिन फिर भी कभी कभी पूछ लेता है कि अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो किस तरीके का डिसकंटिन्यूअस है। पहले तो वो दे देगा कि हाँ भैया बताइए कंटिन्यूअस है या नहीं है, अगर नहीं है तो किस तरीके की डिसकंटिन्यूटी है। तो बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, एग्जांपल से समझ में आ जाता है कि कब वो मिसिंग पॉइंट है, कब आपका वो आइसोलेटेड है, कब आपका फाइनाइट है, कब इनफाइनाइट है और कब आपका ऑसिलेटिंग। सारे को हम एग्जांपल से आपको बताएंगे, इतना चीज नोट करें फटाफट। चलो बेटा रे, अब चलिए एक एक को हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में आ जाते हैं, जिसमें पहला जो है वो है आइसोलेटेड टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, या सॉरी पहला क्या है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है, ऐसा समझ कि जो हमारा LHL है ना वो RHL बराबर है, लेकिन उस पॉइंट पे f ऑफ a बराबर नहीं है चाहे डिफाइन है, ठीक है। यानी पहला चीज इसमें समझ, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। कि क्या कह रहा है इसमें, LHL जो है वो बराबर है किसके, RHL के, लेकिन A बराबर नहीं है किसके बच्चे, f ऑफ a, या f ऑफ a डिफाइन नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक क्वेश्चन ले लें, ऐसे एग्जांपल ही ले रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है, कि हमारे पास एक फंक्शन है x अपॉन x, साइन x अपॉन कितना x। तो अगर हम इसकी चर्चा करें किसी पॉइंट पे x टेंड्स टू 1 पे अगर चर्चा कर ले, सॉरी 0 पे चर्चा कर, किस पे, तो ये बात तुम बोलोगे कि अगर तुम एट x इक्वल टू 0 पे चर्चा कर, किस पे, तो तुम बोलोगे कि सर इसकी जो LHL और जो RHL है वो 1 आने वाली है। क्या आने वाली है, क्योंकि ये तुम बात जानते हो ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो होता है वो sin x अपॉन कितना होता है x, a कितना होता है, 1 होता है। लेकिन ये तुम्हें नहीं पता कि जब तुम इसका f0 निकालोगे, ये तुमने fx लिया है, तो जब तुम f0 लिखोगे तो ये तुम्हें 0/0 फॉर्म यानी नॉट डिफाइंड आएगा, हाँ या ना बोल, मतलब ये डिफाइंड नहीं है इस पॉइंट पे, तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस तो है, लेकिन ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। क्या है, कैसे, तो कहता है कि समहाउ आप फंक्शन को रीडिफाइन कर लो। क्या कर लो, यानी इसी फंक्शन को आप ऐसे लिख दो, देखो डिफाइन कर सकते हो तुम कि f ऑफ x जो है ना वो ऐसा है, sin x अपॉन x, sin x अपॉन किसके लिए, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और 1 है x इक्वल टू 0 के लिए। अब ये कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि नहीं पता था ना, किस पे नहीं पता था, 0 पे, हमने बोला कि 0 पे 1 होगा, हमने रीडिफाइन कर दिया फंक्शन पे कि 0 पे कुछ वैल्यू दे दो ना इसको, 0 पे इसको कुछ वैल्यू दे दो अपनी मर्जी से। फिलहाल हम बोल रहे हैं कि ये फैक्ट है कि ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम इस डिसकंटिन्यूटी को किसी भी तरीके से हटा पा रहे हैं, इसीलिए इसका नाम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। कैसे हटा रहे हैं, फंक्शन को रीडिफाइन करके, फंक्शन को क्या करके। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और बेहतर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मान लो f ऑफ x स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2, तुम चेक करना चाह रहे हो एट x इक्वल टू 2 पे, किस पे, प्रॉब्लम है 2 पे, हाँ, लेकिन ये बात तो तय है कि इसकी लिमिट x टेंड्स टू 2 जो है, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x जो है, तुम जब सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x प्लस 2 बचेगा। क्या बचेगा, x प्लस 2 पे 2 रखोगे तो ये 4 आएगा, हाँ या ना बोल, यानी इसकी LHL और RHL तो 4 है, LHL और RHL क्या बचे, लेकिन प्रॉब्लम किस पे, 2 पे, तो कुछ वैल्यू दे दो, इसको कुछ वैल्यू दे दो, बोल दो कि हाँ x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2 है, एक इस पे बचे x नॉट इक्वल टू किस पे, 2 पे, और इसको बोल दो कि ये भैया 4 है किस पे, x इक्वल टू 2 पे, ये बन गया कंटीन्यूअस LHL RHL, और उस पे हमने बोल दिया कि ये कितने के बराबर है, 4 के बराबर। एक याद बात रख, जब फंक्शन पढ़ाया था तो एक चीज पढ़ाई थी जिसका नाम था सिग्नम फंक्शन, देखा था वो 0 पे डिफाइन नहीं हो रहा था, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, मॉड x अपॉन x, तो उसमें चालाकी से खुद ही बोल दिया था कि 0 पे 0 है, 0 पे, तब फंक्शन क्या बोल रहा था कि पॉजिटिव के लिए हमेशा 1, नेगेटिव के लिए हमेशा -1, और 0 पे कितना हो गया 0, क्योंकि पता तो नहीं चल रहा था, नॉट इक्वल टू 0 के लिए हमें पता नहीं था, क्योंकि हमें पता था कि 0 से बड़ा होगा तो 1 होगा और 0 से छोटा होगा तो -1 होगा, याद आ रहा है सिग्नम फंक्शन। लेकिन 0 पे तो 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, समझ रहा है। तो नहीं पता था तो उसने बोला एक काम करो, 0 पे हम बता रहे हैं, 0 पे भी 0 है, 0 पे कितना है, तो यहां हमने बोला कि 2 के आसपास तो वैल्यू 4 है, जरूरी नहीं है कि आप इसको 4 ही रखो, आप इसको 3 रख दो, आप इसको क्या रख दो, 3 रख दो, आपकी इच्छा, आप 3 रख दो ना, ये आप मतलब ये, अब ये तो आप नहीं बोल सकते ना कि हमें नहीं पता,
अब इस सारे फंक्शन के लिए वैल्यू आपको पता है कि 3 माइनस 2 माइनस के लिए 4 है, 2 प्लस के लिए 4 है और 2 पे क्या है 3 है। अब ये डिसकंटिन्यूअस है। कैसा डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि हमने हटा लिया ना। बात समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्यों रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा। उसी तरीके से दूसरा इसमें जो मिसिंग पॉइंट के बाद है वो है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। समझेगा, हम एग्जांपल से समझा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको समझ। अच्छा, नाम से डिसकंटिन्यूटी स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं क्या? हाँ चल ठीक है, देख लेना स्पेलिंग। हाँ, इंग्लिश गलत थोड़ी चलो। हाँ, तो ये बात समझ। इसको समझाने के लिए एग्जांपल लेना है। अगर आपने फंक्शन पढ़ रखा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बच्चे? एक प्रॉपर्टी अगर आपको याद आ रहा हो तो हम लिखवाए होंगे ऐसा, f of x इक्वल टू x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस x। जो था वो दो चीज दे रहा था, एक जीरो और एक माइनस। क्या दे रहा था? ये जीरो उसके लिए दे रहा था जब ये इंटीजर था, ये जब इंटीजर नहीं था तब ये कितना दे रहा था? -1 दे रहा था। याद कर, लिखवाई थी? नहीं लिखवाई थी, यही पुट कर रहे थे। लिखवाई है, ये बात होता है कि लिखवाई है, आपने पढ़ी नहीं है। ये प्रॉपर्टी हम छोड़ ही नहीं सकते। इंटीजर 2 रखा, 2 और प्लस -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना होता है? 2 ही होता है। -2 और +2 कितना हो गया? 0। 2.1 रख, कितना रख? तो 2.1 2 दे देगा और यहां -2.1 -3 देगा। कितना देगा? तो सॉल्व होकर कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, अच्छा। अब इसका ग्राफ बना, इंटीजर जहां जहां है वो 0 है, जहां जहां इंटीजर है वो क्या है, और जहां जहां इंटीजर नहीं है वो हमेशा -1। क्या है? ठीक है, ये मान ले आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका -1 है, -2 है, -3 और -4। ये -1 का लाइन है। किसका? देख इधर से बनाना शुरू कर। ओपन क्लोज 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 क्लोज। सोच कि जब भी तुम कोई भी नॉन इंटीजर रख रहे हो, यानी 1 0 पॉइंट समथिंग, तो आंसर कितना आ रहा है? -1 -1 -1। लेकिन जैसे तुम इंटीजर रख रहे हो क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। समझ रहा है? यानी हर इंटीजर पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। हर इंटीजर पे क्या है? सारी जो पॉइंट है वो आइसोलेट नहीं हो रही एक दूसरे से, हो रही है आइसोलेट। देखना बिल्कुल सेपरेट बैठ जा रहा है, इसीलिए इसको तुम क्या बोलते हो? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? समझ में आ रही? अच्छा, ये तो 2 हो गए आपके रिमूवल के। किसके? अगला आता है टाइप 2। टाइप 2 जिसमें आप पढ़ते हो नॉन रिमूवल। इसको आप नहीं हटा पाओगे, ये संभव नहीं। नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, जिसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको फिर से समझा रहे हैं, एग्जांपल से समझना। कि जैसे मान लो आपके पास f of x जो है, पहला जो ले रहे हैं वो ले रहा है फाइनाइट टाइप। पहला क्या ले रहा है बच्चे? फाइनाइट। फर्स्ट इसमें हमने क्या लिखा था? फाइनाइट टाइप लिखा था ना बच्चे। फाइनाइट टाइप का मतलब ये होगा कि LHL RHL ही इक्वल नहीं होगा। फाइनाइट तो होगा वैल्यू, लेकिन LHL और RHL इक्वल नहीं होगा। समझ रहा है? यानी इसका मतलब है कि LHL नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चे? RHL। यानी एग्जांपल अगर हम लें तो f of x इक्वल टू हम ले रहे हैं tan इनवर्स 1/x। कितना ले रहे हैं बच्चे? tan इनवर्स 1/x। और इसको हम चेक कर रहे हैं π/2 पे। कितने पे? at π/2। x इक्वल टू कितने पे? π। अच्छा, तो x के जगह क्या रखोगे? π/2। अच्छा, अगर x के जगह π/2 पे मत चेक करो, गड़बड़ हो जाएगा। 0 पे चेक करो। किस पे बच्चे? at x इक्वल टू कितने पे? 0 पे। अच्छा, एक बात बता, अगर तुम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लगाते, क्या लगाते हो? तो ये तुम्हें ऐसा देगा tan इनवर्स 1/0 प्लस h या 0 जो भी है 1/0 प्लस देगा। हाँ या ना? 1/0 प्लस एनीथिंग क्या देगा? 1/0 इनफाइनाइट देता है। और tan इनवर्स इनफाइनाइट तुम्हें क्या देता है? π/2 क्या देता है? यानी ये तुम्हें सॉल्व होके कितना मिल रहा है? कोई दिक्कत है? अच्छा, उसी तरीके से जब तुम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस निकालोगे तो ये तुम्हें tan इनवर्स 1/0 देगा। कैसा? माइनस का। तो ये तुम्हें देगा -π/2। क्या देगा?
हाँ ये माइनस इनफाइनाइट देगा तो ये क्या देगा माइनस पाई। ये जानते हो नहीं जानते हो? ग्राफ याद है थोड़ा मोड़ा टाइम का? सब भूल गए सब। याद है? ये इधर कैसे जीरो पे कितना होता है? बहुत बड़ी बात। ऐसे जीरो पे जीरो पे फिर वो ऐसे जाता tan इनवर्स का ग्राफ पूछ रहे हैं। है नीचे। tan इनवर्स पहले ही बता माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता था। लेटा हुआ फॉर्म याद करने का तरीका भी बताया। एक तो ऐसा था साइन इनवर्स एक्स का, फिर कॉस इनवर्स एक्स का फॉ था। क्या था? tan इनवर्स एक्स का लेटा हुआ फॉ था। लेटा हुआ फॉ ऐसा ऐसा ग्राफ दिखा होगा, ऐसा 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 लेटा हुआ। ए वाला पाई बाई 2 रहा होगा, ए वाला माइनस पाई बाई 2 रहा होगा। महीनों हो गए इनवर्स पढ़ाया हुआ, ये लेटा हुआ फॉ। अरे नहीं याद आया अभी भी? तो ये किसको जीरो प्लस में किसको अप्रोच कर रहा है? प्लस इनफाइनाइट को। इधर किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई। अच्छा एक बात बता, ये दोनों बराबर है क्या? नहीं, यानी डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा इस दोनों के बीच में कुछ जंप हुआ है। कितने का जंप हुआ है? पाई का जंप हुआ है, सोच रहे? हाँ हुआ है ना जंप। कितने का हुआ? पाई। माइनस पाई बाई 2 से सीधे पाई बाई 2 चलेगा तो जंप हुआ। तो ये जंप जो हुआ वो आपका पाई का हुआ। तो अगर इस तरीके की चीज होता है तो इसको एक और नाम से जाना जाता है फाइनाइट टाइप को। इसको हम बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? हाँ याद रखिए कि जब LHL बराबर नहीं हो RHL के, लेकिन दोनों एग्जिस्ट कर रहा हो, LHL की भी कुछ वैल्यू आ रही हो और RHL की वैल्यू आ रही हो, वो बराबर नहीं हो तो नहीं होगा तो कुछ ना कुछ जंप होगा। इसीलिए उसको किसके नाम से जाना जाता है? जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। यानी फाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी का ही एक नाम क्या है? जंप टाइप। इसी का एक और नाम है पीस वाइज डिसकंटिन्यूटी, यानी कुछ इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। सेक्शनल वाइज डिसकंटिन्यूटी सब उसी का नाम है। पीस वाइज कंटिन्यूअस या सेक्शनल वाइज कंटिन्यूअस। जैसे हमने तुमको बोला था, एक बात याद कर, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि tan x जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। tan x क्या होता है? लेकिन हमने बोला था कुछ पार्टिकुलर इंटरवल के लिए, हमने बोला था वो हर जगह कंटिन्यूअस होगा पाई बाई 2 के मल्टीपल को छोड़ के, क्योंकि पाई बाई 2 पे डिफाइन समझ में आ रहा है। यानी वो कंटिन्यूअस है लेकिन सेक्शन में है। और वहां भी जंप डिसकंटिन्यूटी थी। क्या थी? देख कैसे ऐसा ग्राफ बनता है। याद आया? याद आया? याद आया? पक्का? ये यहां पे थोड़ा सा अगर आगे जाके सोचेगा तो ये ऐसा आ रहा था। पाई बाई 2 माइनस पे तुम प्लस इनफाइनाइट देख रहे हो। क्या देख रहे हो? और पाई बाई 2 प्लस पे तुम माइनस इनफाइनाइट देख रहे हो। जंप है? जंप है नहीं है? एक बहुत बड़ी पॉजिटिव क्वांटिटी, एक बहुत छोटी नेगेटिव क्वांटिटी। जंप है तो कैसा डिसकंटिन्यूटी? जंप डिसकंटिन्यूटी। किस पे? पाई बाई 2 पे। अरे जंप का मतलब समझ में आ रहा है? LHL RHL बराबर नहीं है तो जो गैप है ना उसी को जंप बोलेंगे और इसी डिसकंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे? जंप टाइप डिसकंटिन्यूटी। बात समझ में आ रहा है? दो और फटाफट नोट कर बताते हैं। तो अपने पास ये हो गया फाइनाइट टाइप। अब हम देख लेते हैं आपके इनफाइनाइट और फिर आपको हम बताते हैं ऑसिलेटिंग का एग्जांपल और फिर एक चीज इसमें और है, उसके बाद आपके कंटिन्यूटी समाप्त हो जाती है। इसके क्वेश्चन अपन करेंगे अगली क्लास। तो अगली जो आपके पास है वो इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। क्या बच्चे? इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। यानी इसमें तो ये बात है कि कोई LHL या RHL कोई एक डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जांपल से समझा रहे हैं कि समझ ले। मान ले आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू कुछ ले लो आप। मान लो यहाँ एग्जांपल के लिए लेते हैं x डिवाइड बाय 1 माइनस x एट x इक्वल टू 1। एट x इक्वल टू कितने पे? अगर 1 पे हम निकालते हैं तो तुम थोड़ा LHL निकालो। क्या निकालो? तो यहाँ ऊपर क्या लिखोगे? 1 माइनस h और नीचे लिखोगे 1 माइनस h, यानी नीचे 0 आएगा। क्या आएगा? तो जो तुम्हारा यहाँ LHL आएगा वो कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। कितना आएगा? समझ पा रहे हो? कितना आएगा? करके दिखाया या समझ में आ रहा है? और जब RHL निकालो, क्यों इनफाइनाइट आया? समझ में आ रहा है ना? ऊपर फाइनाइट क्वांटिटी ऊपर। ठीक है, अगर RHL की बात करें तो 1 प्लस रखोगे तो यहाँ 1 प्लस रखोगे तो यहाँ भी 1 प्लस h रखोगे तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस h आ जाएगा, जिसके चलते ये माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो यहाँ जो लिमिट है वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, एक इनफाइनाइट आ रहा है और एक माइनस इनफाइनाइट आ रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं। तो एक किस तरीके का डिसकंटिन्यूटी है? इनफाइनाइट
टाइप डिसकंटिन्यूटी, मतलब जिसकी लिमिटिंग यानी एलएचएल आरएचएल ही क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, तब वो डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये बराबर नहीं, हाँ ये बेहतर कंसेप्ट हम बताए थे जब आपको हम लिमिट बता रहे थे कि अगर दोनों प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करें दोनों, तब वो लिमिट एग्जिस्ट करता था। याद आ रहा है एलएचएल आरएचएल एग्जांपल बताया था, दोनों जब एक जीरो पे वो किसको अप्रोच कर रहा था, इनफाइनाइट को। याद आ रहा है कुछ? हाँ ये देखिए एक प्लस इनफाइनाइट आ रहा है, एक माइनस इनफाइनाइट। कोई एक भी अगर इनफाइनाइट हुआ तो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट है। ठीक है, और भी एग्जांपल देखना चाहते हो आप, जैसे मान लो एक और एग्जांपल ले लो आप, fx = मान लो आप 1/x² at x = 0, at x = 0। LHL आपको क्या मिलेगा बच्चे, इनफाइनाइट। RHL भी क्या मिलेगा आपको, इनफाइनाइट है। बात समझ में आ रहा है? LHL भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। RHL भी क्या मिलेगा, तो क्या हो गया, इनफाइनाइट टाइप डिसकंटिन्यूटी। समझ रहा है, कोई दिक्कत है? अच्छा अगली चीज समझना, ऑसिलेटिंग, क्या लिख रहा है बच्चे, ऑसिलेटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, ये थोड़ा समझना, हम एग्जांपल से समझा रहे हैं कि मान लो आपके पास f(x) जो है वो एक फंक्शन ले लो आप sin 1/x, कितना ले लो बच्चे, sin 1/x, और यहाँ x की जो वैल्यू है ना वो आप ले लो कुछ 0 at x = 0, x = अच्छा एक बात, जब x = आप 0 लगाओगे यहाँ 0 माइनस या 0 प्लस, तो ये वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में ऑसिलेट करेगी। यानी अगर at x = 0 अगर लिखेगा, x → 0 लिखे, तो ये sin 1/x जो है वो ऑसिलेट करेगा ऐसे ऑसिलेट, ऐसे लिखते sin x, ऐसे लिखते, या तो ये sin प्लस इनफाइनाइट दिखेगा या फिर ये sin क्या दिखेगा, माइनस इनफाइनाइट। हाँ या ना बोल, एक बार अगर आप 0 माइनस रखते हो तो ये माइनस इनफाइनाइट दिखेगा, 0 प्लस रखे तो क्या प्लस इनफाइनाइट। लेकिन ये जो भी है इसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑसिलेट करेगी -1 से 1 के बीच में। हाँ ना, वैल्यू ऑफ sin 1/x for x tends to 0 oscillate between -1 to किसके बीच में। आप यार आर्गुमेंट कुछ भी रखो, ये तो बताया था ना, वैसे तो ये तो क्वेश्चन भी कराया था लिमिट में कि साइन कुछ भी रहे वो वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में करेगी, और फाइनाइट क्वांटिटी है वो क्या है, ये बताया था नहीं बताया था, फाइनाइट क्वांटिटी अपॉन एनीथिंग रहता था उसको हम क्या बोलते थे, अगर फाइनाइट अपॉन 0 आता था तो उसको हम इन्फिनिटी बोलते थे। ये क्वेश्चन कराया था शायद, यहां तक हमें याद है। तो ये बात समझ ले कि अगर ये कुछ भी रहे -1/x, आप यहाँ कुछ भी रखो 0 के आसपास, ये वैल्यू किसके अप्रोच, अगर इसका हम ग्राफ थोड़ा दिखाए ना तो बेहतर समझ में आएगा। बहुत मुश्किल है वैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो ये 0 के बगल में, तो मान ले एक लाइन हम यहाँ ऐसे ले लेते हैं, एक लाइन ऐसे ले लेते हैं, ये देखना ऐसे ही जाएगा। ये मुश्किल है थोड़ा मेरे लिए बनाना है मतलब यहाँ से ये दूर से आएगा, जैसे 0 के करीब जाएगा ना ये बिल्कुल छोटा 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 ऐसे बनाएगा, जैसे मतलब कैसे दिखाएं, ऐसे 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 कुछ दिखेगा, दिख रहा है ऐसे, फिर ये दूर होते चला जाएगा ऐसे, थोड़ा सा ये ऐसे दूर होते चला जाएगा, दिख रहा है, क्योंकि जैसे 0 का अप्रोच करेगा वैल्यू तो अभी भी ये ऊपर कितना है +1 और नीचे कितना है बच्चे -1। अब जैसे तुम नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाओगे 0 के करीब जाओगे, वो पूरी क्वांटिटी क्या होने वाली है और छोटी होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू हम उस पे जाना नहीं चाहते, हम बस आपको इतना बताना चाहते हैं कि आप यहाँ कुछ भी रखो, x के जगह आप यहाँ कुछ भी रखो, x के जगह आप, ये वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि साइन किसके बीच में लाई करता है, आप x कुछ भी रख लो, कोई फर्क, 0 की बात नहीं हो रही, कोई भी पॉइंट रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप यहाँ अगर 1/2 लिख दो तो क्या वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, वो भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। समझ रहा है? कुछ भी रखेगा ये वैल्यू किसके बीच में आएगा, -1 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू हमेशा ऑसिलेट करता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी बोलते हैं और ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इस सारे डिसकंटिन्यूटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दें, पहला रिमूवल डिसकंटिन्यूटी और तीसरा जंप डिसकंटिन्यूटी। कौन कौन सा, रिमूवल और जंप, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, बाकी जो चीजें है ना वो नोट्स और बुक का शोभा बढ़ाने के लिए, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। क्लियर है? चल इसको भी नोट कर ले, उसके बाद कुछ और बातें बताते हैं। ये वाला नहीं, वैल्यू नहीं है ना, आप है ही नहीं ना, जंप कितने का हुआ आप बता सकते हो, नहीं, तो फिर अगर ये जंप भी रहता तो इसको जंप नहीं बोल देता, इसको इनफाइनाइट टाइप क्यों बोलता, उसमें हमने -π/2 लिया था और π/2 लिया था तो जंप दिखा था ना, यहाँ जंप नहीं दिख रहा। हाँ ये बात सही है कि ये ब्रेक हो रहा है उस पॉइंट पे, लेकिन वो ब्रेक का गैप क्या है नहीं पता, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट आ रहा है इसलिए इसको इनफाइनाइट टाइप बोल रहा है।
हाँ है भी तो ये भी नॉन रिमूवेबल ही है, तो एक ही काइंड का ना, टाइप 2 ही टाइप काइंड है, अलग तो नहीं है, ये भी नॉन रिमूवेबल का ही काइंड है। हाँ लेकिन इसको आप जंप नहीं बोल सकते क्योंकि हमें वो जंप एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा। समझ में आ रही बात? नोट कर, यहां से लेके यहाँ कहीं भी जाए कोई वैल्यू ले ले, हमें इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले ले, आर्गुमेंट कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक्स ही है, जो आप कुछ भी ले लो, 0 से लेके आप π/2 π/4 पाई 100 पाई आप कुछ भी ले लो, वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा 1 ही होगा और मिनिमम कितना होगा -1। सेम किधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, कि आर्गुमेंट आप कुछ भी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ और जरूरी बातें और इसी के साथ कंटिन्यूटी खत्म करते हैं और इस पे क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और बातें समझिए इसमें, थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, आसान कर रहे हैं। थ्योरम्स ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक, मान लीजिए पहला पॉइंट ले लेते हैं, लेट f of x एंड g of x आर टू, हम कोई फंक्शन मान ले रहे हैं, कोई गिवन फंक्शन मान ले, ठीक है, जिसमें मान लीजिए पहला पॉइंट समझेगा इधर, ये तो हमारा जनरल फंक्शन हो गया पहला पॉइंट, कि अगर f of x कंटीन्यूअस हो, f of x कैसा हो बच्चे, कंटीन्यूअस, और g of x भी क्या हो बच्चे, कंटीन्यूअस, g of x भी क्या हो, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी क्या होगा, कंटीन्यूअस। ठीक है, देन आप बोल सकते हो f of x प्लस माइनस g of x भी क्या होगा बच्चे, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, f of x डॉट g of x भी क्या होगा बच्चे, कंटीन्यूअस होगा, और f of x अपॉन g of x भी क्या होगा बच्चे, कंटीन्यूअस होगा। बस यहाँ याद रखना है कि जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, मान लो लेट x इक्वल टू कितने पे, a पे, तो g ऑफ a जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, हाँ, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हुआ तो खेल खराब हो जाएगा, हाँ या ना, कोई दिक्कत है? अच्छा, दूसरी बात इसमें समझ कि मान लीजिए आपके पास f ऑफ x जो है वो कंटीन्यूअस है, f ऑफ x क्या है, और g ऑफ x जो है वो मान लीजिए डिसकंटीन्यूअस है। क्या है बच्चे, डिसकंटीन्यूअस। तो ये जरूरी नहीं है कि इनका प्रोडक्ट जो है वो डिसकंटीन्यूअस है, वो हो भी सकता है डिसकंटीन्यूअस और कंटीन्यूअस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हर बार क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। बात समझ में आ रहा है? तो लिख लेगा इसमें दूसरे वाले में, एट x इक्वल टू a मान ले, एट x इक्वल टू कितने पे, a पे, देन इट इज नॉट, इसमें लिख लेगा देन द प्रोडक्ट, देन द फाई x लिख देते हैं प्रोडक्ट को, यहां लिख देते हैं f of x डॉट g of x, कुछ भी, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट g of x इज नॉट नेसेसरली बी कंटीन्यूअस, इज नॉट necessarily be discontinuous at x इक्वल टू कितने पे बच्चे, a पे। ये जरूरी नहीं है कि वो भी क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, और अगर ये दोनों डिसकंटिन्यूअस हो जाए, दोनों, तब भी ये जरूरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि वो क्या हो जाए, कंटिन्यूअस। हम अब एग्जांपल भी हम आपको देकर बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, और अगर एग्जांपल कहोगे तब एग्जांपल भी देकर बता देंगे। तीसरा पॉइंट हम ले रहे हैं, अभी एग्जांपल से समझा देंगे, f of x हमारा मान लो डिसकंटिन्यूअस, f of x हमारा क्या बच्चे, डिसकंटिन्यूअस, और g of x भी क्या है हमारे पास, मान लो डिसकंटिन्यूअस, एट x इक्वल टू कितने पे, a पे। तो कहता है कि अगर कोई फाई x है जो f of x डॉट किससे बना है, g of x से, कह रहा है इज नॉट नेसेसरली डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितने पे, a पे। जरूरी नहीं है कि वो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो f of x जो है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, f of x जो है वो 1 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस है x लेस देन 0 के लिए, ठीक है, f of x है आपके पास। तो और g of x जो है आपके पास, एक और फंक्शन मान लेते हैं यहाँ पे, g of x जो है वो उल्टा मान लेते हैं, -1 1 x ग्रेटर देन, -1 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और x लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, मान लिया सर। अब यहीं से समझ ले फटाफट, f of x कंटीन्यूअस है क्या, कंटीन्यूअस है नहीं, देखना, पॉजिटिव के लिए 1 है, नेगेटिव के लिए -1 है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, डिसकंटीन्यूअस। g of x भी क्या है, इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल, इस दोनों का देख, e भी -1 आ रहा है, e भी -1 आ रहा है, x लेस देन 0 के लिए 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना, -1, कितना आ गया, -1, और -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आ गया, यानी 0 से छोटे के लिए भी -1 और 0 से बड़े के लिए भी कैसा हो गया, कंटीन्यूअस हो गया। क्या हो गया,
ये दोनों डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया? तो जरूरी नहीं, हमें जनरलाइज नहीं करना। हम बोले कि दो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन ऐसा भी होगा कि वो कभी कभी कंटिन्यूअस होगा। ये जनरल रिजल्ट समझ में आ रहा है? क्या जैसे लोग बोलता है नहीं कि एक ऑड है एक इवन है तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड हो जाएगा, वैसा इस तरीके का रिजल्ट यहां नहीं है कि अगर fx कंटिन्यूअस है और gx डिसकंटिन्यूअस है तो दोनों का प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ऐसा जरूरी वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है। अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हो तो उसका प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ये भी जरूरी वो कंटिन्यूअस हो सकता है। निकाल तो रहे हैं इसमें f of x डिसकंटिन्यूअस हुआ, नहीं वो तो ठीक है, बट phi x का निकालेंगे ना, f of x डॉट gx phi x निकालोगे ना, तो दोनों को जब प्रोडक्ट निकालोगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए a इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 हुआ, और x लेस देन 0 के लिए -1 1 से मल्टीप्लाई होकर -1 हुआ। तो LHL के लिए जब निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? -1, 0 से छोटा, और RHL के लिए निकालोगे तब भी कितनी आएगी? जो नया phi x, देखना यहां प्रोडक्ट लिखा fx.gx, अरे आया? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब कुछ और बातें जनहित में जानी, ठीक है, उसको आप याद रखोगे, ठीक है, कि कुछ फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम उसका इंटरवल और वो फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इधर हम फंक्शन लिख रहे हैं और इधर इसका इंटरवल लिख रहे हैं, ठीक है भैया। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन, क्या बच्चे, जिसको मान लो c माना, क्या माना? आप यहां x कुछ भी रख लो, यानी x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी -∞ से ∞ के लिए क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। अरे 2 है तो क्या है? कंटिन्यूअस है, क्या सोच रहे? हाँ या ना? अच्छा, दूसरा है आपके पास x की पावर n, x की पावर, तब भी ये हमारा क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूअस होगा, किसके लिए? -∞ से लेकर ∞ के, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, x की पावर n के बाद आप मॉडुलस फंक्शन ले लो, x माइनस a मॉड, x माइनस a क्या ले लो? मॉड। अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है तो भी ये आपका क्या होगा? हमेशा कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कुछ भी ले लो आप, केवल मॉड x भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ग्राफ याद आ रहा है? ऐसा, चाहे वो कहीं भी शिफ्ट हो जाए, ब्रेक नहीं आता मॉडुलस फंक्शन में, हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, बस उसकी यही खासियत है। शिफ्टिंग हुआ तो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, मॉडुलस फंक्शन के बाद आप कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन ले, क्या ले लो बच्चे? px, ऐसा लिख देते हैं, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस so on an x की पावर 0, ऐसे ही लिखते हैं पॉलिनोमियल। ए हमेशा कंटिन्यूअस होता है, किसके लिए? -∞ से ∞, यानी कहीं भी लीनियर दिखे, क्वाड्रेटिक दिखे, ये सब कंटिन्यूअस है, चेक करने की जरूरत, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद आप रेशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, px अपन qx की अगर बात कर ले, इस तरीके का फंक्शन हो आपके पास, px अपन क्या है बच्चे? qx। ये सारे के लिए हो सकता है, -∞ से ∞ के लिए, लेकिन इसमें से एक चीज हटाना पड़ेगा, वो वाली चीज जिसपे ये 0 हो रही है, 0 जिसपे क्या हो रही है? 0, qx हमारा 0 नहीं हो सकता, बोल आया। बाकी सारे पॉइंट के लिए, सारे x के वैल्यू के लिए क्या होगा? आप इसको x बिलोंग्स टू r भी लिख सकते हो, उम्मीद करते हैं इतनी बात तो समझ में आ रही है, ठीक। अच्छा, ये हो गया px अपन qx। उसके बाद आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x हमेशा कंटिन्यूअस होता है, x बिलोंग्स टू r के लिए, cos x हमेशा कंटिन्यूअस होता है, x बिलोंग्स टू r के लिए। इसमें कोई चर्चा चाहते हैं क्या? नहीं। तो अब आ जाइए tan x पे, किस पे? देख लिख रहे हैं, -∞ से ∞ माइनस 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई π/2। सोच ले, अभी बताया ऐसा कि tan x हमेशा कंटिन्यूअस होता है, किसको छोड़ के? π/2 के मल्टीपल को छोड़ के, क्योंकि π/2 पे नॉट डिफाइंड, हाँ या ना बोल। अच्छा, tan x के बाद अगले पे आ जा cot x, क्या बच्चे? ये भी अगर ग्राफ याद हो तो -∞ से ∞ आने वाला है, माइनस यहाँ पाई का मल्टीपल हट जाता है, किसका मल्टीपल हट जाता है? पाई पे वो डिफाइन होता है, क्योंकि tan 0 0 है तो cot 0 नॉट डिफाइंड है, हाँ या ना? ठीक है। cot x के बाद आप आ जाए sec x पे, किस पे आ जाए? अच्छा, sec x किस पे डिफाइन नहीं होता, कोई बताएगा? sec x किस पे डिफाइन नहीं होता? अरे इतना समय, cos 0 कितना होता है? cos 0 कितना होता है? 1 होता है, ये बात पता है। cos 90 कितना होता है? तो 90 का उल्टा ही नॉट डिफाइंड होगा ना भैया। तो सोच क्या रहे उतना है, -∞ से ∞ किसको हटाना है? 2n + 1 मल्टीप्लाइड बाई π/2 को हटाना है, हाँ या ना बोल। cosec x किसको हटाना है? पाई को हटाना है, किसको हटाना है?
पाई। बोल आया? अच्छा, e टू द पावर x, e टू द पावर सारे वैल्यू के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। हाँ या ना? लॉग फंक्शन, लॉग में सी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए लिख दे क्या? 0 से लेके इंफाइनाइट, 0 से लेके, हाँ, लॉग नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लॉग नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, अपने डोमेन में हमेशा कंटीन्यूअस होगा। यानी ये सारे फंक्शन जो है आपके एक कंटीन्यूअस हैं, जो इंटरवल इनका हमने आपके लिए मार्क किया है। क्लियर है? इतनी चीजें आपके पास कंटिन्यूटी में है थ्योरी वाइज। कुछ कंसेप्ट के लिए हमने आपको क्वेश्चन करके दिखाए। अब इसमें अच्छे क्वेश्चन सीधे अगली क्लास से कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और मोस्ट प्रोबेबल पूछने वाले क्वेश्चन किए जाएंगे जो इस साल पूछे जाएंगे। ठीक है? क्लियर है? चलिए, आज की सभा यहीं समाप्त होती है। और कुछ सुनाना चाहते हैं सुनाइए। हाँ, और कोई दुख दुविधा कष्ट नहीं? पढ़ाई नहीं हो रही है बस, बाकी सब चीज ठीक है। चले फिर, रखे इतना ही और पढ़ा दे? नहीं? वो टेस्ट कौन पे है?